ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। यहां से प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा, इसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। इस प्रश्नों पर अध्ययन करने से पहले मैं एक ऐसा मोटिवेशन कोड आपके लिए लेकर आया हूं, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। अरे न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। अरे खुद ही खुदा को कर इतना बुलंद, अरे खुद ही खुदा को कर इतना बुलंद कि स्वयं खुदा भी पूछे, बोल बेटा तेरी इच्छा क्या है। स्वयं खुदा भी आकर तुमसे कहे कि बेटा बोल तेरी इच्छा क्या है। खुद ही खुदा को कर इतना बुलंद के स्वयं खुदा भी आकर पूछे कि बोल बेटा तेरी इच्छा व रजा क्या है। हर सफल व्यक्ति सुंदर नहीं होता, हर सफल व्यक्ति सुंदर नहीं होता, बल्कि सफलता उसको सुंदर बना देती है, सफलता उसको सुंदर बना देती है। अगर मेरा मोटिवेशन कोड आपको अच्छा लगा है तो केपी कॉलेज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिएगा, आज मैं अभी एक प्रश्न पर बात करूंगा कि इतिहास के पेपर 2 में कौन से प्रश्न अपनी परीक्षा में अपनी अहम भूमिका अदा करने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आएंगे। चलिएगा, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पुनः जागरण का अर्थ, कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा, 100% ये परीक्षा के अंतर्गत आएगा। दूसरी अगर बात करें, दूसरे नंबर पर प्रश्न लिखा हुआ है, सामंतवाद के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। सामंतवाद क्या है, ये कौन थे और उनके कारण, यानी सामंतवाद के उदय के कौन से कारण जिम्मेदार थे और उनके कौन से परिणाम निकले, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पर जो प्रश्न लिखा हुआ है कि धर्म सुधार आंदोलन के कारण एवं परिणामों को समझाइए। धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ, धर्म सुधार आंदोलन कब हुआ और उनके कौन से कारण थे और उनका परिणाम क्या निकला, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। 4 नंबर जो प्रश्न लिखा हुआ है, वाणिज्यवाद की विशेषता, उसके कारण परिणामों का वर्णन करो। वाणिज्यवाद क्या है, क्या ये व्यापार से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। चलिएगा, 5 नंबर पर जो प्रश्न हुआ है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। यूरोप के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। यह भी प्रश्न परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 6 नंबर पर इंग्लैंड की 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति पर एक निबंध लिखिए। ये गौरवपूर्ण क्रांति कैसी थी, ये किस प्रकार क्रांति हुई और कैसे हुई, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। 8 नंबर पर जो प्रश्न लिखा हुआ है, 7 नंबर पर फ्रांस की क्रांति क्या थी, इसके कौन से कारण और कौन से परिणाम जिम्मेदार थे। और 8 नंबर पर प्रश्न, पुनः जागरण का कला साहित्य विज्ञान में इससे क्या प्रगति हुई। 8। 9 नंबर पर जो प्रश्न लिखा हुआ है, रूस की बोल्शेविक क्रांति के कारणों की व्याख्या कीजिए। रूस के अंतर्गत जो क्रांति हुई उसकी व्याख्या करनी है, यह प्रश्न। और आपका अंतिम 10 नंबर पर जो प्रश्न लिखा हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट एक महान सेनानायक था, स्पष्ट कीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, क्या ये महान सेनानायक था, कहां पर उनका जन्म हुआ, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। चलिएगा, बिना समय गवाए हम सीधा 1 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। 1 नंबर पर प्रश्न दिया हुआ, इससे पहले मैं आपको सामंतवाद के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे क्रम थोड़ा चेंज हो गया है। सामंतवाद के कारण परिणामों की विवेचना कीजिए। ये सामंत लोग कौन थे, आइए पहले तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को लिखने से पहले जो भी प्रश्न परीक्षा के अंदर आया है तो उसका आपको पहले परिचय लिखना है। परिचय के अंदर कम से कम आपको 5 लाइन लिखनी है। फिर इसके बाद में आपको मुख्य बिंदु अंकित करने हैं और मुख्य बिंदु ब्लैक पेन से अंकित करने हैं, ताकि वो आगे जो कॉपी चेक करने वाला उसको लगे कि मैं जिस विद्यार्थी की कॉपी चेक कर रहा हूं, इस विद्यार्थी में कोई न कोई खास तो जरूर है। तो ये आप इसकी परिभाषा भी जरूर लिखिएगा, उसके परिचय लिखना है। परिचय के अंदर देखो आप क्या लिखेंगे, ये यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। परिचय में आप लिखेंगे पहले तो ये सामंत क्या है, सामंत शब्द, ये सामंत शब्द है वो फ्यूड शब्द से बना है। फ्यूड शब्द से ये सामंत शब्द बना है। जो
किसे फ्यूड शब्द से, ये फ्यूड का मतलब होता है एक क्षेत्र होता है, इससे ये सामंत शब्द बना है। चलो तो इसकी पहले हम आपको उसकी हम क्या देना है, परिभाषा देनी है। क्या देनी है, परिभाषा की सामंतवाद। इतना समय अपने पास नहीं है कि अपन पूरी तरह से उसको डिटेल में हमने क्लास के अंदर बता दिया है। हमारी जो केपी कॉलेज की ऐप के ऊपर जो भी जितनी भी क्लास है उसको देखिएगा, आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। चलिएगा, सामंतवाद क्या है, पहले आपको परिभाषा, जिस भूमि पर अपने से शक्तिशाली शासक को जो हमारे द्वारा कर व टैक्स दिया जाता है, जिस भूमि पर अपने से ऊपर किसी शक्ति को जो टैक्स दिया जाता है उसको फ्यूड कहते हैं। और अपने एक या एक से अधिक क्षेत्रों के जो अधिकारी था, एक या अधिक क्षेत्रों के जो स्वामी था वो फ्यूड लॉर्ड कहलाता था। क्या कहलाता था, फ्यूड लॉर्ड। और इस प्रथा को बोलते थे सामंतवादी प्रथा। क्या बोलते थे, सामंतवादी प्रथा। और इस प्रथा के अंतर्गत, सामंतवादी प्रथा में क्या होता था कि राजा के द्वारा अपने कुछ सैनिकों को अच्छा कार्य करने पर या सेना में विजय प्राप्त करने पर उनको पुरस्कार के रूप में उनके कुछ सैनिकों को या स्वामी भक्ति सरदारों को, स्वामी भक्त जो अपने राजा के प्रति स्वामी भक्ति त्याग और बलिदान अपनाने के लिए तैयार हैं, इन स्वामी भक्ति सरदारों को जो जमीन दी जाती थी जिससे वो अपना पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, इसको बोलते थे, यानी उनको जागीर दी जाती थी, इसको बोलते सामंत। और इस प्रथा को बोलते थे सामंतवादी प्रथा। उदाहरण के तौर पर एक और परिभाषा बताऊंगा कि राजा के द्वारा अपने छोटे भाई होते थे या कोई सगे संबंधित को जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दिया जाता था और इससे वे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, इसको बोलते थे सामंत। और इस प्रथा को बोलते थे सामंतवादी प्रथा। क्या बोलते थे, सामंतवादी प्रथा। तो ध्यान रखना, सामंतवादी प्रथा, जिस भूमि पर अपने से ऊपर किसी व्यक्ति या शक्ति को जो शुल्क देना पड़ता था उसको बोलते थे फ्यूड। और एक या अधिक क्षेत्रों के स्वामी को जब जो भूमि दी जाती थी उसको बोलते फ्यूड लॉर्ड। क्या बोलते थे, फ्यूड लॉर्ड। तो देखो ये तो हमने उसकी परिभाषा के अंदर लिखा, आपने ये अपने से देखो, एक राजा के द्वारा सैनिकों या स्वामी व्यक्ति सरदारों को जो जमीन का टुकड़ा दिया जाता, जागीरी दी जाती थी, इसको बोलते थे सामंत। और इस प्रथा को बोलते थे सामंतवादी प्रथा। राजा के द्वारा अपने छोटे भाई या सगे संबंधित को जमीन का टुकड़ा दिया जाता था जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, तो इसको बोलते थे सामंत। और इस प्रथा को बोलते थे सामंतवादी प्रथा। आइए, इस सामंतवादी प्रथा के उदय के कौन से कारण जिम्मेदार थे, चलिएगा, उदय के कारण। यूरोप के अंतर्गत जो सामंतवादी प्रथा का उदय कैसे हुआ, चलिए, पहला बिंदु है रोमन साम्राज्य का पतन। रोमन साम्राज्य का पतन पहला बिंदु है। यूरोप के अंतर्गत क्या हुआ, जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो वहां के किसान और कुलीन लोग हैं वो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि ये बाहरी जो आक्रमणकारी लोग थे उनके ऊपर अटैक करते थे, जिसके कारण वहां के कुलीन सरदार लोग और वहां के जो कृषक थे, किसान थे, वो बहुत दुखी थे। क्या थे, दुखी थे। तो इन किसानों ने और बाहरी आक्रमणकारी बार बार उनके ऊपर अटैक करते थे, तो किसानों को उनसे हमेशा डर और भयभीत रहते थे। और किसान लोग इन कुलीन लोगों के पास में गए और उन्होंने कहा कि हम हमारी जमीन आपको देते हैं, इसके बदले में आप हमारी सुरक्षा करना या रक्षा करना। क्या करना, आप हमारी रक्षा करना और हम इसके बदले में हम आपके सारे काम करेंगे। क्या करेंगे, हम आपके सारे काम। तो कुलीन सरदारों ने उनको आश्वासन दिया, कोई बात नहीं, उन्होंने उनकी जमीन, और ये कृषक लोग थे वो इस पे कृषि कार्य भी करते थे अपनी जमीन और समय पर उनको कर व टैक्स देते थे इन कुलीन सरदार लोगों को। तो जिसके कारण ये कुलीन सरदार आने वाले समय के अंतर्गत क्या कहलाए, सामंत कहलाए। क्या कहलाए, सामंत। और उन्हें रक्षा का आश्वासन दे दिया इन कृषक लोगों को। आपको समझ में आया कि कुलीन जैसे ही रोमन साम्राज्य का
पतन हो गया तो रोमन साम्राज्य में बाहरी आक्रमणकारी लोग अटैक करने लगे, जिसके कारण वहां के कुलीन सरदार, अमीर लोग और किसान बहुत दुखी थे। किसानों ने अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए कुलीन लोगों के पास में गए। उन्होंने अपनी ये जमीन थी वो इन लोगों को दे दी। इसके बदले में इन कुलीन लोगों ने किसानों को रक्षा का आश्वासन दे दिया। साथ में किसानों ने कुलीन लोगों को कहा कि हम तुम्हें समय पर कर व टैक्स देंगे और आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। तो ये है रोमन साम्राज्य का पतन। चलिए अगले बिंदु की अगर हम बात करें, अगला बिंदु जो हमारा है, जो अगले बिंदु की अगर हम बात करें, छोटे सामंतों द्वारा बड़े सामंतों का संरक्षण। दूसरा बिंदु यहां डालेंगे, छोटे सामंतों द्वारा बड़े सामंतों का संरक्षण। छोटे सामंतों को रोम के क्या होता था कि जो बड़े छोटे सामंतों को हमेशा अपनी सुरक्षा का भय रहता था कि कहीं आक्रमणकारी हमारे ऊपर अटैक न करे। तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए वो बड़े सामंतों के संरक्षण में चले गए। वे बड़े सामंतों को अत्यधिक धन देते थे, उनको समय आने पर यानी समय के अनुसार सैनिक सहायता देते थे, जिसके बदले में बड़े सामंत है वो छोटे सामंत की रक्षा करते थे। तो छोटे सामंतों द्वारा बड़े सामंतों की रक्षा कर दी, जिसके कारण सामंतवाद का उदय हो गया। छोटे सामंत है वो बड़े सामंतों के संरक्षण में गए और छोटे सामंत है वो बड़े सामंतों को धन और सैनिक सहायता देते थे, जिसके बदले में बड़े सामंत उनकी सुरक्षा करते थे। तो ये सामंतों ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें, अपन इसको जल्दी पूरा करेंगे अपन, चलिएगा। अगला बिंदु है जो आर्थिक कारण। अगला बिंदु है अपना है आर्थिक कारण। देखो रोम साम्राज्य के अंदर क्या होता था कि जो दास लोग थे, दास लोग जो मतलब उसको दास बनाकर लाया जा रहा था, उनसे अत्यधिक काम करवाया जाता था। इसके बदले उनका अत्यधिक शोषण किया जाता था। इन राजा महाराजाओं के द्वारा जो अत्यधिक उनका क्या किया जाता था, शोषण किया जाता था। और शोषण इतना जबरदस्त तरीके से किया जाता था कि ये सारे दिन खेतों में सारे दिन काम करते थे। इसके बदले में उनको उचित मजदूरी प्राप्त नहीं होती थी, जिसके कारण इन राजा महाराजों से लोग नाराज थे। क्या थे? नाराज थे। तो उनके बदले में बाद में नाराज हुए तो इन लोगों ने उनकी सुविधा के लिए उनको कुछ जमीन दे दी, जिसमें वो कामकाज उन्होंने करना शुरू कर दिया। और कामकाज शुरू करने के बाद में जो जितने भी उनका अन्न अच्छा पैदावार होता था, इसके बदले में वे दूसरों को उनको क्या देते थे, कर व टैक्स देना शुरू कर दिया। वे आर्थिक शोषण करते थे। क्या करते थे? देखो पहले क्या होता था, सामंतों और कुलीन बड़े राजा महाराजाओं का जो शासन था, जिसके अंतर्गत जो दास बनाकर लाते थे, उन लोगों का अत्यधिक शोषण किया, सारे दिन काम करवाते थे, लेकिन इसके बदले में उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। एक दिन उन्होंने उनका विरोध कर दिया और उनको कुछ जमीन का टुकड़ा दे दिया, जिससे वो आय यानी पैदावार होती थी, जिसमें आधा भाग उन बड़े लोगों को देना पड़ता था, जिससे यह आर्थिक शोषण भी, ये भी सामंतवाद का प्रमुख कारण बन गया। दूसरा है यातायात के साधनों में कमी। यातायात के साधनों में कमी। देखो क्या होता था कि बार बार आक्रमण, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद में यूरोप के अंतर्गत क्या होता था, बार बार बाहरी लोगों का आक्रमण होता था। तो इन बाहरी लोगों के आक्रमण होने के कारण वहां के राजा और जनता बहुत परेशान थी। तो उस समय यातायात के साधनों का विकास नहीं था। तो इन राजाओं ने इन सामंतों का संरक्षण लेना प्रारंभ कर दिया। सामंतों से साहित्य जो बड़े और अमीर लोग होते थे, उनकी सहायता लेना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा में, सामंतों की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। देखो यातायात का अगर साधन का आविष्कार होता तो ये लोग दूसरे देशों के अंतर्गत आते, दूसरे राजा महाराजों से सहायता ले लेते, उनसे सैनिक सहायता वगैरह ले लेते। अभी यातायात के साधनों का विकास नहीं था, तो वहां पर ही एक अमीर लोग होते थे या मध्यम कैटेगरी के लोग होते थे, उन्होंने भी अपनी शक्ति को, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, वे अपनी खुद की सेना रखते थे। राजा ने उनका संरक्षण ले दिया, इसके बदले में राजा ने उनको जमीन का टुकड़ा दे दिया, और जिससे वे अपने परिवार का, अपना खुद का पालन पोषण करते थे और राजा को सहायता देते थे। अगर यातायात के साधनों का विकास होता
तो ये लोग क्या करते थे, दूसरे देशों के संपर्क में चले जाते थे और वहां से सैनिक सहायता वगैरह लाते। लेकिन उस समय यातायात के साधनों का विकास हुआ नहीं था, तो इन लोगों ने क्या कर दिया पता है, इन लोगों ने जैसे वहां पर जो अमीर लोग थे जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, सेना वगैरह वो बहुत रखते थे, तो उन्होंने राजा ने उनका सहयोग ले लिया, तो यही सामंत कहलाए। क्या कहलाए? सामंत। चलिएगा, दूसरा, उनके पतन के कौन से कारण जिम्मेदार थे? उनके पतन के कौन से कारण थे? पतन के कारण सामंतवाद के पतन के कौन से कारण जिम्मेदार थे? आइए एक एक पतन पर बात करेंगे। बारूद और बंदूक का प्रचलन, पहला बिंदु है बारूद व बंदूक का प्रचलन। ये सामंत लोग थे, वो राजा महाराजों को हमेशा सैनिक सहायता देने का कार्य करते थे, इसके बदले में राजा उनको जमीन का टुकड़ा या कोई वेतन वगैरह देता था। लेकिन जो ये सामंत लोग थे उनका पतन, सामंत लोग जो लड़ाई करते थे वो भाले और बर्छी के द्वारा, जो तलवार होती थी उनसे लड़ाई करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि बारूद और बंदूक को आविष्कार होने लगा, तो राजा महाराजाओं ने बंदूकों और बारूदों के द्वारा युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि राजाओं ने कहा कि अब हमें तुम्हारी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके कारण सामंतवाद का धीरे धीरे पतन हो गया। क्या हो गया? ये तो तलवार और भाले से लड़ते थे, अब बंदूक के द्वारा तो एक साथ में कई सैनिकों को मार गिराया जा सकता है। तो राजा महाराजाओं ने इन लोगों की सहायता लेना बिल्कुल बंद कर दिया और सामंतवाद का क्या हो गया? पतन हो गया। क्या हो गया? सामंतवाद का पतन हो गया, बारूद और बंदूक का प्रचलन। दूसरी अगर हम बात करें धर्म युद्धों का प्रभाव, धर्म युद्धों का प्रभाव, जैसे हम बात करें कि धर्म युद्ध जैसे लगभग कम से कम 6-7 साल तक जो एक धर्म युद्ध लड़ा था, उस समय जो पहले क्या होता था, लोग होते थे वो पोप पादरियों के अधीन होते थे, अंधविश्वासी लोग थे कि पोप पादरियों के द्वारा जो भी बात कही गई है वो बिल्कुल सत्य है, उनको कोई नहीं ललकार सकता है। तो उस समय वहां पर धर्म युद्धों का बाहुबल होने लगा। तो इन धर्म युद्धों के बाहुबल होने के कारण लोगों को लगा कि इन सामंत लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, वो हमारा शोषण करते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे इन धर्म युद्ध के कारण सामंतवाद का क्या हो गया? पतन हो गया। देखो, दूसरा है उसका कारण है नगरों का विकास। दूसरा नगरों का विकास। देखो, जैसे ही नगरों का विकास हुआ, अलग अलग नगरों का विकास हुआ, लोगों ने क्या कर दिया? कृषि कार्य को छोड़ा और उद्योग धंधों के प्रति आकृष्ट होने लगे। तो इन नगरों के विकास होने के कारण इन राजा महाराजाओं ने इन सामंतों से सैनिक सहायता लेना बिल्कुल बंद कर दिया, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। तो इसी कारण से इन लोगों का क्या हो गया? पतन हो गया। किसानों का विद्रोह, दूसरा है किसानों का विद्रोह भी सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण था। धीरे धीरे क्या कर दिया कि बात है, यूरोप के अंतर्गत बहुत सारे जो किसान लोग थे वे इन सामंत लोगों से बहुत अधिक परेशान थे। ये सामंत लोग हैं, वो किसानों से जबरदस्ती कर व टैक्स वसूल करते थे, इतना कर व टैक्स वसूल करते थे कि राजकोष के अंतर्गत बिल्कुल जमा नहीं करवाते थे, जिसके कारण आने वाले समय में ये किसान लोग उनसे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसके कारण सामंतवाद का पूरी तरह से क्या हो गया? पतन हो गया। चलिएगा, हम एक एक बिंदु केवल लिखेंगे। चलिएगा, अगला बिंदु है पुनः जागरण का अर्थ, कारण और परिणाम का विवेचन कीजिए। पुनः जागरण क्या है? पुनः जागरण शब्द है वो रेनेसा शब्द से बना है। पुनः जागरण शब्द है वो किससे बना है? पुनः जागरण जो शब्द है, पुनः जागरण शब्द है वो रेनेसा शब्द से बना है। रेनेसा शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है पुनः जागना। क्या होता है? पुनः जागना। मनुष्य एक बार जागा तो था लेकिन वापस सो गया और पुनः जागा, इसका मतलब होता है पुनः जागना। ये किससे बना है पुनः जागरण? रेनेसा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पुनः जागना। तो आप इसकी परिभाषा बहुत अच्छी तरह से याद कीजिएगा कि पुनः जागरण क्या है। सवद्वी से अब उसकी परिभाषा में आप क्या लिखेंगे कि पुनः जागरण क्या है?
16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में होने वाले 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप के अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से जो परिवर्तन हुआ उसको बोलते थे पुनः जागरण। पुनः जागरण को नवयुग, बौद्धिक युग और नया परिवर्तन आदि के नामों से जाना जाता है। ये ध्यान रखेंगे। इसकी परिभाषा, ये पुनः जागरण शब्द रेनेसां शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पुनः जागना, और इसकी परिभाषा में लिखेंगे कि 16वीं से 17वीं शताब्दी के जो मध्य जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो परिवर्तन हुआ उसको बोलते थे पुनः जागरण। आइए पुनः जागरण के कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे इसके बारे में अपन वर्णन करेंगे। चलिए थोड़ा बहुत पुनः जागरण के बारे में बात करते हैं। पुनः जागरण के कारण कौन से थे? पुनः जागरण के कौन से कारण थे? चलिए एक एक कारण की बात करेंगे। पुनः जागरण के कारण, धर्म युद्ध भी पुनः जागरण का प्रमुख कारण था। धर्म युद्ध, देखो पहले क्या होता था, मैं उदाहरण की बात करूंगा कि पुनः जागरण 14वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या हुआ कि धर्म को लेकर दो धर्मों के मध्य युद्ध लड़ा गया। जैसे एक अपन में बात करूंगा, जैसे तुर्की लोगों और इस्लाम लोगों के मध्य एक धर्म के क्षेत्र को लेकर दोनों के मध्य क्या लड़ा गया, युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध के कारण लोगों में क्या हो गया, लोगों के अंतर्गत कुछ विकास हो गया। मतलब देखो, पुनः जागरण से पहले लोगों का मानना है कि पोप और पादरी हैं वो ईश्वरीय रूप होते हैं। पोप और पादरियों के द्वारा कही हुई बात बिल्कुल पहले सत्य थी, लोग उनकी बात को मानते थे। ऐसा लोगों के अंतर्गत था कि पोप कभी भी गलत बात नहीं कर सकता है, लोग उनकी कही हुई बातों को मानते थे। लेकिन जब तुर्कों ने ईसाई धर्म के जेरूसलम नामक स्थान पर जब अटैक कर दिया, इसमें तुर्कों का उस पर अधिकार हो गया, तुर्कों ने उसका अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, तो लोग दूसरे क्षेत्रों की ओर चले गए। तो ये धर्म युद्ध भी एक पुनः जागरण का प्रमुख कारण होता है। धर्म के, देखो धर्म में जो फैली हुई कुरीतियां हैं, आडंबर है, पाखंडवाद के विरुद्ध जो धर्म युद्ध लड़ा गया, आंदोलन किया गया, जिसके कारण पुनः जागरण हुआ था। चलिए पहला बिंदु। दूसरे अगर बिंदु की बात करें तो दूसरा बिंदु है वो है कागज के छापाखाना का आविष्कार। कागज के छापाखाना का आविष्कार। कागज का सबसे पहले जो आविष्कार है वो चीन के अंतर्गत हुआ था। पहले लोगों को क्या होता था, लोगों के पास में कुछ जैसे जो अगर कोई भी पुस्तक, पहले लोगों को पास में पुस्तक पढ़ने का और समाचार पत्र पढ़ने का अधिकार नहीं था। पहले बड़े सामंत और राजा महाराजा लोग होते थे, उनको ही पुस्तक पढ़ने का अधिकार था। लेकिन जब एक ऐसा समय आया जब कागज का आविष्कार हुआ, बड़े बड़े छापाखाने का आविष्कार हुआ, पुस्तकें छपने लगी, समाचार पत्र छपने लगे, जिसके कारण लोगों के हाथ में जो पुस्तक आ गई वो बिल्कुल सस्ती थी। पहले लोगों को क्या होता था, चर्च के अंतर्गत जाकर गुरुओं के द्वारा ही जो शिक्षा दी जाती, बड़े बड़े लोगों को पहले पुस्तक वगैरह नहीं थी। लेकिन छापाखाना के आविष्कार से पुस्तकें छपने लगी और वो बहुत सस्ती होती थी, लोगों के पास में गई, जिसके कारण लोगों में विवेक और बौद्धिकता की उन्नति हुई। तो ये भी उसका प्रमुख कारण था। तीसरे बिंदु की बात करें तो कस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, ध्यान रखना। देखो ये कस्तुतुनिया जो एक राज्य, कस्तुतुनिया के ऊपर देखो तुर्कों और ईसाई धर्मों के एक स्थान है जेरूसलम पर, दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में तुर्कों की विजय हुई और इस्लाम धर्म की पराजय हुई, जिसके कारण कई लोग हैं यूरोप के, वो दूसरे देशों के अंतर्गत चले गए, रोम के दूसरे देशों के अंतर्गत चले गए, जैसे फ्रांस है, दूसरे देशों के संपर्क में आ गए, और जिसके कारण उनके व्यापार में दिनों दिन उन्नति हुई, जिसके कारण ये पुनः जागरण हुआ। दूसरा है भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज, अगला बिंदु डालेंगे, भौगोलिक खोज भी पुनः जागरण का प्रमुख कारण था।
पहले क्या होता था, मार्गों की खोज नहीं थी। जैसे ही पुनर्जागरण हुआ तो मार्गों की खोज हुई। उदाहरण के तौर की बात करें, जैसे वास्को डिगामा है, वास्को डिगामा के द्वारा जैसे और आप बात है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, जिसके कारण मार्गों की खोज हुई और सभी जो यूरोप और पश्चिमी देश एक दूसरे के संपर्क में आ गए, एक दूसरे के साथ में व्यापार संबंध स्थापित कर दिया, जिसके कारण इन लोगों में पुनर्जागरण हुआ। अगले बिंदु की बात करें, नगरों का विकास। नगरों का विकास। पुनर्जागरण के फलस्वरूप लोग पहला कृषि कार्य करते थे। कृषि कार्य से उनका जो परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं होता था। जैसे ही पुनर्जागरण हुआ, बड़े बड़े नगरों का आविष्कार हुआ, जैसे फ्लोरेंस है, वेनिस है, इटली है, ये बड़े बड़े जो नगरों का विकास हुआ, जिसके कारण लोग नगरों की ओर गमन कर दिए और वहां पर उन्होंने उद्योग धंधे या व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण पुनर्जागरण हुआ। चलिएगा, ये उसके प्रमुख कारण है। समय नहीं है तो अपन उसको जल्दी करने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, पुनर्जागरण का परिणाम, इसके परिणाम क्या निकले, पुनर्जागरण के परिणाम क्या निकले, तो एक एक बिंदु पर बात करेंगे। पुनर्जागरण के परिणाम, स्वतंत्र चिंतन। देखो, पुनर्जागरण से इसका प्रभाव यह हुआ लोगों के, लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। पहले लोग क्या होते थे, अंधविश्वासी से, रूढ़िवादी थे, सामंतों और पोप पादरियों के अधीन थे। इसके बाद में वो स्वतंत्र हो गए, लोगों के संपर्क में आ गए, दूसरे पूर्वी देशों के संपर्क में। उन्होंने स्वतंत्र चिंतन करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी बात मानने से पहले वो तर्क पर विश्वास करने लगे और ये क्या करने लगे, स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ। लोग पहले इतने स्वतंत्र नहीं थे, पोप, पादरी और सामंत और बड़े लोगों के अधीन थे। राष्ट्रीयता की भावना का विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। पुनर्जागरण के फलस्वरूप लोगों के अंतर्गत राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। अपने देश की सभ्यता और संस्कृति में अत्यधिक रुचि लेने लगे, राष्ट्रीय भाषाओं में रुचि लेने लगे। जैसे अपने राष्ट्रीय जो बोलचाल की जो भाषा होती थी, इसमें वो अत्यधिक रुचि लेने लगे और हमेशा अपने देश की उन्नति और प्रगति में विश्वास करने लगे। राष्ट्रीयता की भावना का विकास। पुनर्जागरण के पुनर्जागरण का परिणाम, पतन नहीं है, परिणाम क्या निकला था। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। पुनर्जागरण के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ। अब विद्यालय और महाविद्यालय पर गणित और विज्ञान के अलावा समाज विज्ञान के बारे में भी पढ़ाया जाने लगा। दूसरी अगर हम बात करें उसकी विशेषता, तो वो है भौगोलिक खोज। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप कई भौगोलिक मार्गों की खोज हुई, जिसमें मैं बात करूंगा। जैसे भारत की खोज वास्को डिगामा ने की, अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई, जिसके कारण पूर्वी और पश्चिमी देश व्यापार की ओर से संपर्क में आ गए, जिसके कारण ये उसका भौगोलिक मार्गों की खोज, ये भी उसका क्या निकला, परिणाम। अब उसकी बताएंगे विशेषता। पुनर्जागरण की कौन सी विशेषताएं थी, पुनर्जागरण की विशेषताएं। चलिएगा, विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। पुनर्जागरण की विशेषताएं कौन सी थी। चलिएगा, विशेषता में स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन देना। देखो, पुनर्जागरण की एक विशेषता थी कि लोगों को स्वतंत्र करना। पहले लोग क्या होते थे, सामंत लोग बड़े बड़े लोगों के अधीन थे, वो उनका ही कहना मानते थे, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं थे और उनके कहे अनुसार ही पूजा पद्धति आदि को अपनाना पड़ता था, धर्म गुरुओं के अधीन थे। इसके पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था लोगों में स्वतंत्रता उत्पन्न करना, ये विशेषता थी। दूसरी जो विशेषता थी, देशी भाषाओं का विकास। पुनर्जागरण के फलस्वरूप उनका जो प्रमुख उद्देश्य था, देशी भाषाओं का विकास करना। पहले क्या होता था, जो अपनी जो बोलचाल की भाषा के अंतर्गत साहित्य वगैरह लिखना, जैसे बात करें, जैसे जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है, ये सारी भाषाओं के अंतर्गत साहित्य का विकास करना और लोगों को इन भाषाओं से जोड़ने का प्रयास करना, ये देशी भाषाओं का विकास। प्राचीन रूढ़ियों, अंधविश्वासों का विद्रोह।
प्राचीन रूढ़ियों और अंधविश्वासों का, प्राचीन रूढ़ियों व अंधविश्वासों का विरोध। पुनर्जागरण का प्रमुख उद्देश्य था कि समाज में जो यूरोप के अंदर फैली हुई जो अंधविश्वास है, रूढ़िवाद है, पाखंडवाद है, कुरीतियां हैं, उसको पूरी तरह से समाप्त करना, ये उसका प्रमुख कारण था पुनर्जागरण का। तो आपने एक एक बिंदु को मैंने लिखा है, आप उसको अपनी नोटबुक में जरूर अंकित करते रहें इस बिंदुओं को। चलिएगा, अगला जो बिंदु प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन के कारण एवं परिणामों को समझाइए। धर्म सुधार आंदोलन क्या था? तो धर्म सुधार आंदोलन के कारण और परिणामों को आपको समझाना है। तो यह था यूरोपवासियों पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोपवासियों ने चर्च की बुराई और कैथोलिक धर्म की कुरीतियों, पाखंडवाद, बाह्य आडंबर के विरुद्ध जो विद्रोह किया, जो आंदोलन किया, जिसे इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। यह तो उसकी रही परिभाषा, क्या रही? धर्म के लिए जो विरोध किया गया, जो आंदोलन किया गया, इसको बोलते थे धर्म सुधार आंदोलन। पहले लोग क्या होते थे? पोप पादरियों के अधीन हुआ करते थे। पोप पादरियों के द्वारा जो कही हुई बात है वो बिल्कुल सत्य है, लोग मानते थे। यानी पोप और पादरियों को वे कहते थे ईश्वरीय रूप, वे अपने आप को ईश्वरीय रूप मानते थे कि भगवान ने हमें आपकी रक्षा करने के लिए भेजा है और हमारे द्वारा कही हुई बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप हमारा अपमान करते हो तो स्वयं भगवान का अपमान कर रहे हो। तो लोगों में पहले ऐसी रूढ़िवादियां थी, वो उनके कहे अनुसार ही कार्य करते थे। जब लोगों में इसके बारे में विकास हुआ कि पोप पादरियों के द्वारा कही हुई बात बिल्कुल सत्य नहीं है, तो लोगों ने उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। उसे बोलते थे धर्म सुधार आंदोलन। क्या बोलते थे? धर्म सुधार आंदोलन। देखो, उसकी पुनर्जागरण से प्रभावित लोगों ने चर्च की बुराइयां, कैथोलिक धर्म की बुराइयां, कुरीतियां, बाह्य आडंबर, अंधविश्वास के विरुद्ध जो आंदोलन किया गया, जिसको बोलते थे धर्म सुधार आंदोलन। क्या बोलते थे? धर्म सुधार आंदोलन। चलिए, इस धर्म सुधार आंदोलन की अपन कुछ परिभाषाएं लिखे। परिभाषा मैंने आपको समझा दी है। अब उसको धर्म सुधार आंदोलन के कौन से कारण थे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि धर्म सुधार आंदोलन के कौन से कारण थे। तो पहला कारण था पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण का आपको पता है कि पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनर्जागरण। जैसे ही पुनर्जागरण हुआ तो लोगों को इसके बारे में, पहले क्या होता था, लोग अंधविश्वासी थे, पोप पादरियों के अधीन हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही पुनर्जागरण हुआ तो लोगों ने वैज्ञानिक और तर्क आधार पर, साक्ष्य पर ही इन पोप पादरियों पर विश्वास करना प्रारंभ कर दिया। तो इसी पुनर्जागरण के कारण धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। देखो, पुनर्जागरण क्यों हुआ कि ये जो पोप पादरी लोग थे, वे लोगों का अत्यधिक शोषण करते थे, उनसे धन ऐंठते थे। जब लोगों को पता चली कि ये बिल्कुल सत्य नहीं है तो उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो पुनर्जागरण का प्रभाव ही धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण था। दूसरा, अगर हम बात करें पोप की सांसारिकता एवं विलासितापूर्ण, पोप की सांसारिकता एवं विलासप्रियता, पोप की सांसारिकता व विलासप्रियता। देखो, पोप की सांसारिकता एवं विलासप्रियता। पोप लोगों के पास में क्या होता था, पहले अत्यधिक धन आने लगा। पोप पादरी लोग ने उन्होंने सांसारिक जीवन से बिल्कुल मुक्त हो गए और एक विलासपूर्ण जीवन, भोग विलास के अंदर पूरी डूब गए और सांसारिक जीवन को जीने लगे। जिसके कारण जब लोगों को पता चला कि ये जो धर्म गुरु हैं वो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसी जिंदगी क्यों नहीं जिए, तो लोगों ने उनके विरुद्ध आंदोलन कर दिया। उनसे अत्यधिक पैसे ऐंठते थे। जिसे उदाहरण के तौर की बात करें तो ये पोप पादरी लोग क्या करते थे, एक ऐसा पत्र निकाला जो पाप विमोचन पत्र नामक लिखा कि उन पत्रों को खरीदने से आपके सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। तो लोग पहले अंधविश्वासी थे, इन पत्रों को खरीद लेते थे और फिर इससे अत्यधिक उनके पास पैसे हो गए और वे धन संपन्न हो गए। जब लोगों को इनके बारे में पता चला तो उन्होंने आंदोलन कर दिया। तो ये
धर्म सुधार आंदोलन के कारण थे। और तीसरे बिंदु की बात करें, धर्म सुधार आंदोलन के कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, वो है धर्म अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर न होना। धर्म अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर न होना, नियुक्ति योग्यता के आधार पर न होना। धर्म सुधार, देखो मैं बात बताऊंगा, देखो जो बड़े बड़े जो कुलीन लोग होते थे, जो धर्म के जो पद थे वो पैसे से खरीद लेते थे, जिसके कारण गरीब व्यक्ति इन पदों को, तो धर्म पर जितने भी ऊंचे ऊंचे जो पद होते थे वो बड़े लोगों को दिए जाते थे, जिसके कारण जनता ने एक विरोध कर दिया, जिसको बोलते थे धर्म सुधार आंदोलन। क्या बोलते, धर्म अधिकारियों के जो बड़े बड़े पद थे लोग उसको पैसे देकर खरीद लेते थे, जिसके कारण दूसरी जनता ने उनका विरोध कर दिया। यही धर्म सुधार आंदोलन का कारण है। राजाओं की महत्वाकांक्षा ये भी धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण था। जैसे राजा महाराजा लोग हैं वो बड़े महत्वाकांक्षी लोग थे, वे पोप और पादरियों से ईर्ष्या और ईर्ष्या करते रहते थे, क्योंकि राजा हैं, इन पोप पादरियों की जो जमीन है उसको हड़पना चाहते। पोप पादरियों की जो भी जमीन वगैरह है उनको पूरी तरह से क्या करना चाहते थे, जब्त करना चाहते थे इस संपत्ति को, जिसके कारण धर्म सुधार आंदोलन, उन्होंने भी उनके विरुद्ध धर्म सुधार आंदोलन किए थे। दूसरा है धर्म का न्यायालय। इन पोप और पादरियों ने एक न्यायालय स्थापित किया था जिसको बोलते थे धार्मिक न्यायालय, जिसके कारण लोग न्याय के लिए राजा महाराजा के पास न जाकर पोप और पादरियों के पास में न्याय के लिए चले जाते थे, जिसके कारण राजा महाराजा उनके ऊपर नाराज थे, जिसके कारण धर्म सुधार आंदोलन का यह भी प्रमुख कारण था। पाप विमोचन पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पाप विमोचन पत्र, देखो ये एक ऐसा पत्र होता था जिससे जनता इस पत्र को खरीदकर, जैसे देखो लियो दशम और टेड ज़ैल ने एक पत्र निकाला कि इस पत्र को खरीदने पर जनता के सारी जो दुख दर्द हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, जिसके कारण लोग उनको खरीदते थे। इसके लिए इन पत्रों को खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते थे, तो लोग उनको पोप पादरियों को पैसे देते थे, जिसके पोप पादरी धन संपन्न हो गए और उन्होंने यानी विलासितापूर्ण जिंदगी जीना प्रारंभ कर दिया। तो ये ही कारण धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारणों में आता है। चलिएगा, धर्म सुधार आंदोलन के और भी कौन से कारण जिम्मेदार थे, तो अपन एक एक कारण की भी बात करेंगे, और उसके परिणाम कौन से निकले। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम, ये तो हमने कारण पढ़ा, और धर्म सुधार आंदोलन के कौन से परिणाम निकले थे। तो ईसाई धर्म की एकता की समाप्ति, ईसाई धर्म की एकता की समाप्ति। पहले क्या होता था कि ईसाई धर्म में एक ही धर्म था, कैथोलिक धर्म, उसका ही बाहुबल था जिसमें पोप और पादरियों का शासन था। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन होने के कारण ईसाई धर्म है वो दो भागों के अंदर डिवाइड हो गया, और जो एक भाग है उस एक भाग का नाम था, एक कैथोलिक धर्म और दूसरा था प्रोटेस्टेंट धर्म। कौन सा था? कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म में विभाजित हो गया। ठीक है, तो उसमें जो कैथोलिक, मैं बात करूंगा, कैथोलिक धर्म एक कट्टर था जिसे पोप पादरियों का था, लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म एकदम सरल उसके नियम होते थे। लोगों ने इसके नियम और पूजा पद्धति को अपनाया, जिसके कारण ये ईसाई धर्म दो भागों के अंदर डिवाइड हो गया। ईसाई धर्म में एकता की समाप्ति हो गई। पहले लोग एक ही धर्म था तो इन्हीं लोगों को मानते थे, लेकिन दूसरा प्रोटेस्टेंट धर्म आया, बिल्कुल सरल था, लोग उनके प्रति आकर्षण केंद्र। असहिष्णुता का विकास, असहिष्णुता का विकास दूसरा बिंदु है इसका। देखो, जब धर्म दो भागों के अंदर डिवाइड हो गया तो दोनों धर्मों के प्रति क्या हो गई? टकराव हो गई। क्या हो गई? दोनों धर्मों के प्रति टकराव हो गई। दोनों के जो पूजा पद्धति नियम को लेकर टकराव हो गई, जिसके कारण कई लोगों को मौत के घाट उतार दिए गए। लगभग 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिए गए। धर्म को लेकर दोनों के मध्य संघर्ष और लड़ाई झगड़े होने लगे। दोनों की
पूजा पद्धति और उनके विश्वास को लेकर जनता में। चलिए तीसरा अगर बिंदु की बात करें, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो गया। धर्म सुधार आंदोलन के कारण लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो गया और एक ऐसा धर्म देखने को मिला जो प्रोटेस्टेंट धर्म, जिसको सभी लोगों ने राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया और इस धर्म के अनुसार लोग इस कैथोलिक धर्म की उपेक्षा इस धर्म को ज़्यादातर लोग मानने लगे, जिसके कारण राष्ट्रीयता की लोगों में राष्ट्रीयता की और इस धर्म को राष्ट्रीय बनाया गया और यहाँ की भाषा को भी राष्ट्रीय बनाया गया। लोगों में राष्ट्रीयता की भावनाओं का क्या हो गया, विकास हो गया। शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास। पहले क्या होता था कि धर्म सुधार होने के पहले, पुनर्जागरण से पहले जो बड़े बड़े जो लोग होते थे, सामंत लोग, अमीर लोग होते थे, उनको ही शिक्षा दी जाती थी। वो भी शिक्षा दी थी पोप और पादरियों के द्वारा मौखिक रूप से दी जाती थी। लेकिन जैसे ही धर्म सुधार आंदोलन हुआ, पुनर्जागरण हुआ, तो पुस्तकें वगैरह छपने लगी। इसके बाद में सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, प्रोटेस्टेंट को, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये भी धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख परिणाम निकले। अब अगला बिंदु की हम बात करेंगे। अगले बिंदु देखो, परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा अपन को। दूसरा है वाणिज्यवाद क्या है। वाणिज्यवाद की विशेषता एवं उसके कारणों और परिणामों का वर्णन करो। पहली बात हम देखें वाणिज्यवाद क्या है। पहला तो ये समझेंगे वाणिज्यवाद क्या है। हम सीधा बात करें, यूरोप के जो राजा लोग होते थे, राजा महाराजा, और साथ में वहाँ के व्यापारियों ने कहा कि अगर इस अपने राज्य को अगर शक्तिशाली बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक सोना चांदी प्राप्त करके सिंचित करना पड़ेगा राज्य और अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए। ये व्यापारियों और राजा महाराजों का कहना है। वाणिज्यवाद से क्या तात्पर्य है, इसकी पहली परिभाषा लिखेंगे। वाणिज्यवाद क्या है? व्यापार में उन्नति। इसमें बोलते वाणिज्यवाद के कारण क्या है, तो इसमें व्यापार के अंतर्गत क्या हो गई, उन्नति। वाणिज्यवाद शब्द का जो पहला प्रयोग 1776 के अंतर्गत एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, एडम स्मिथ के द्वारा वाणिज्यवाद का पहली बार प्रयोग 1776 के अंतर्गत किया गया था। एनाल्स इसकी एक पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम था वो अपन द वेल्थ ऑफ नेशंस में पहली बार उन्होंने वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के अंतर्गत किया था। तो इसकी जो अगर परिभाषा अगर लिखी जाए तो इसमें लिखी 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य व्यापार या वाणिज्य को निमित्त कर 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य व्यापार और वाणिज्य को निमित्त कर सोना चांदी प्राप्त करने की जो नीति थी उसको बोलते थे वाणिज्यवाद। क्या बोलते थे? वाणिज्य। कि देश तभी संपन्न बन सकता है जिससे हमें दूसरे देशों से अधिक सोना चांदी प्राप्त होगा। जिससे हम सोना चांदी को सिंचित करेंगे तभी हमारा देश शक्तिशाली बन सकता है। तो आप इस तरह से उसकी परिभाषा लिखेंगे कि वाणिज्यवाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? एडम स्मिथ ने। उसने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के अंतर्गत उसने अपनी पुस्तक का प्रयोग किया। चलिए अपन अगली बिंदु की बात करें, वाणिज्यवाद के कारण। वाणिज्यवाद के कौन से कारण थे? चलिएगा वाणिज्यवाद के कारण की बात करें। वाणिज्यवाद के कारण कौन से थे? चलो वाणिज्यवाद के कारण की बात करें तो वाणिज्यवाद की कारण की बात करें तो एक तो है पुनर्जागरण। क्या था? पुनर्जागरण। ये वाणिज्यवाद का प्रमुख कारण था। पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ
कि जैसे ही पुनः जागरण हुआ, मार्गों का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ, जिससे लोग हैं वे एक दूसरे के कारण एक दूसरे से संपर्क में आ गए, एक दूसरे से व्यापारिक रूप से संपर्क में आ गए। उन्होंने वस्तुओं का आयात और निर्यात करना प्रारंभ कर दिया और जिसके कारण वाणिज्यवाद का विकास हुआ, जिससे दूसरे देशों से आयात निर्यात होने लगा और देश इसको वाणिज्यवाद कहते हैं। ठीक है, पुनः जागरण के कारण भी हुआ था। दूसरा हम बात करें वाणिज्यवाद के कारण भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज, देखो वाणिज्यवाद का जो अगर प्रमुख कारण है तो वो है, देखो वाणिज्यवाद कैसे हुआ, तो भौगोलिक खोज हो गई। कई जैसे पहले क्या होता था, मार्गों की खोज नहीं थी, पुनः जागरण के बाद में एक ऐसा समय आया जिसमें कई प्रकार के मार्गों की खोज हो गई। जैसे पश्चिमी देश है वो पूर्वी देशों के संपर्क में आ गए, एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान, आयात और निर्यात करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण उनके देश में या राज्य में जो मतलब देश है वो पूरी तरह से संपन्न हो गए, व्यापार प्रारंभ हो गया, उसको बोलते थे वाणिज्यवाद। तीसरे बिंदु की अगर हम बात करें, तीसरे बिंदु है तो वो कौन सा है, धर्म सुधार आंदोलन। तीसरा बिंदु है धर्म सुधार आंदोलन। जैसे ही धर्म सुधार आंदोलन हुआ, देखो धर्म सुधार आंदोलन धर्म के विरुद्ध जो लड़ा गया एक आंदोलन था। जैसे सर्स की बुराइयां, कुरीतियां, आडंबर के विरुद्ध जो ये आंदोलन हुआ, जैसे ही धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो लोग क्या होता है, वो दूसरे देशों के संपर्क में आ गए, दूसरे देशों के धर्म के संपर्क में आ गए, जो इसके कारण भी इनमें वाणिज्यवाद का पूरी तरह से क्या हो गया, विकास हो गया। तो धर्म सुधार आंदोलन, जनसंख्या में वृद्धि, ये ध्यान रखना, जनसंख्या में वृद्धि भी वाणिज्यवाद के प्रमुख कारण थे। देखो जैसे ही जनसंख्या में जैसे ही वृद्धि हो गई तो जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण उनकी आवश्यकता की वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। क्या लड़ने, आवश्यकता की वस्तुओं की, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जिसके कारण उसकी जनसंख्या की वृद्धि ही अपने देश को या यूरोप को, अपने देश को संपन्न बनाने का प्रमुख कारण है। जैसे ही जनसंख्या में वृद्धि होगी उसकी आवश्यकता की वस्तु बढ़ेगी और ये वस्तुओं को खरीदने लगेंगे, तो ये भी वाणिज्यवाद का प्रमुख कारण है। चलिएगा, जिससे अपना देश संपन्न बन सकता है इन जनसंख्या के कारण भी। तीसरा है कृषि भी वाणिज्यवाद का प्रमुख कारण है। कृषि देखो कच्चे माल प्राप्त करने का एक साधन है और यही कच्चे माल प्राप्त करने का साधन है। देखो जैसे उपनिवेश देश है, उपनिवेश देशों के द्वारा जो अपने से जो अधीन जो देश होता है उसे कच्चे माल प्राप्त किया जाता है और कच्चे माल अपने यहाँ ले जाया जाता है और वहाँ से वस्तुएं को तैयार की जाती है, तो कच्चे माल के लिए ये कृषि कार्य किया जाता है। ये भी वाणिज्यवाद का प्रमुख कारण हुआ करता था। चलिए अगला बिंदु है, ये वाणिज्यवाद के हमने कारण और उसके परिणाम। अब वाणिज्यवाद का कौन सा परिणाम निकला, वाणिज्यवाद के परिणाम और उसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। वाणिज्यवाद के परिणाम कौन से निकले, वाणिज्यवाद के परिणाम कौन से निकले। चलिए वाणिज्यवाद के परिणाम की बात करें तो उसका जो परिणाम है, पहला है शक्तिशाली राज्यों का निर्माण। शक्तिशाली राज्यों का निर्माण। वाणिज्यवाद के कारण क्या हुआ कि मार्गों की खोज हुई, अलग अलग शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हुआ। जैसे फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, ये बहुत सारे जो देश हैं इनमें मतलब शक्तिशाली जो राज्यों का निर्माण हुआ, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर उसका परिणाम कौन सा निकला है तो परिणाम की बात अपन करेंगे तो उस परिणाम में उद्योग धंधों का विकास, उद्योग धंधों का विकास। वाणिज्यवाद के कारण लोगों में क्या हुआ कि लोगों ने कृषि क्षेत्र, जो लोग कृषि कार्य पहले करते थे जिससे उनको आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती थी, तो उन लोगों ने नगरों की ओर गमन कर दिया और वहां पर उन्होंने उद्योग धंधों की ओर आकर्षित हो गए और उद्योग धंधों पर काम करना शुरू कर दिया, जिससे उनके पास में पैसे आ गए, उनकी आवश्यकता की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आवश्यकता बनती रही, जिसके कारण उन्होंने औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। चलिए तीसरे बिंदु की अगर हम बात करें, तीसरा बिंदु है तो वो बिंदु है औद्योगिक क्रांति का विकास, मध्यम वर्ग का विकास।
तीसरा बिंदु है औद्योगिक क्रांति का विकास। औद्योगिक क्रांति का विकास, ये परिणाम लिखा। वाणिज्यवाद के कारण लोग क्या होते थे, दूसरे देशों के संपर्क में आ गए, वहां पर उन्होंने उद्योग धंधे कामकाज वाले शुरू कर दिया और एक देश ने दूसरे देश को अपना उपनिवेश बना दिया। वहां से वो कच्चा माल प्राप्त करते थे और अपना तैयार माल बेचते थे और तैयार माल उसी देश के अंतर्गत बेचते थे, जिसके कारण अधिक माल की आवश्यकता लोगों को होने लगी। जनसंख्या में वृद्धि हुई तो अधिक माल की आवश्यकता होने लगी। तो लोगों ने क्या किया, इस अधिक माल को खरीदने के लिए, अधिक माल को इन लोगों ने खरीदने के लिए क्या कर दिया, मशीनों, अधिक माल को बनाने के लिए मशीनों, यंत्रों के द्वारा, यंत्रों का आविष्कार हुआ। इसको भी अपन औद्योगिक यानी वाणिज्यवाद कहेंगे। उसके परिणाम निकले थे, मध्यम वर्ग का विकास हुआ। मध्यम वर्ग ये व्यापारी वर्ग था। क्या था, व्यापारी वर्ग था। पुनः जागरण धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक मध्यम वर्ग का विकास हुआ। ये लोग ज्यादातर व्यापार करता था और व्यापार करने के लिए नगरों की ओर गमन कर दिए। उनके पास पैसे आ गए तो उन्होंने पोप पादरियों की बात को मानना बिल्कुल बंद कर दिया। ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, हम अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो देखो उसमें कारण और हमने परिणाम की बात कर दी है। और अगला जो हमारा जो बिंदु रहेगा अगला, तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो चलिएगा, यूरोप में क्रांति के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो हमने विशेषता, इसकी विशेषता कौन सी थी, वाणिज्यवाद की विशेषता। तो विशेषता के अंतर्गत आप लिखेंगे शक्तिशाली राज्यों का निर्माण। शक्तिशाली, विशेषता में लिखेंगे शक्तिशाली राज्यों का निर्माण। शक्तिशाली बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। इंग्लिश, जैसे फ्रांस है, इटली है, देखो आप फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, आदि देशों का उसमें क्या हुआ, निर्माण हुआ। दूसरा है सोना चांदी को महत्व प्रदान करना। सोना चांदी को महत्व प्रदान करना। वाणिज्यवाद के कारण अपना देश तभी संपन्न बन सकता है जब उनके पास में अधिक से अधिक सोना चांदी हो। तो उन्होंने वाणिज्यवाद के कारण सोना चांदी को कैसे प्राप्त किया जाए, ये भी वाणिज्यवाद की प्रमुख विशेषता थी। तीसरे बिंदु की बात करें तो वो था, तीसरा बिंदु हमारा विदेशी मान्यता और जनसंख्या। विदेशी मान्यता, विदेशी व्यापार की मान्यता। उनका कहना था, व्यापारी लोगों का कहना था कि विदेशी देशों के साथ में हम संपर्क करेंगे, उनसे व्यापार करेंगे, तभी हमारा देश है वो संपन्न बन सकता है। उनसे आयात निर्यात करेंगे तो भी हमारा देश शक्तिशाली एवं संपन्न बन सकता है। तो ये अब उसकी विशेषता के अंतर्गत। दूसरी है जनसंख्या को बढ़ाने पर बल। उनकी विशेषता में बोले जनसंख्या को बढ़ाने पर बल। जनसंख्या को बढ़ाने, उनको हमारा देश तभी संपन्न बन सकता है कि ताकि उनकी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी। जैसे ही जनसंख्या में वृद्धि होगी, लोगों की आवश्यकता की वस्तुओं की मांग बढ़ने लगेगी, तभी वो लोग वस्तुएं खरीदेंगे, जिससे हमारा देश पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। कृषि कार्य को जब हम अधिक उपजाऊ बनाएंगे, कृषि कार्य भी हैं, तो कृषि को जब हम भूमि को जब उपजाऊ बनाएंगे, जहाँ से हमें कच्चा माल प्राप्त होगा, कच्चा माल कारखानों मशीनों में तैयार हो जाएगा, जिससे हमारा देश पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। चलिए, ये अपना था वाणिज्यवाद। अब हम सीधा आपको चलेंगे यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारणों और परिणाम का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण करना है आपको। चलिएगा, तो उसमें अगर हम बात करें सीधा यूरोप की बात करेंगे आपको, तो उसमें औद्योगिक क्रांति क्या है। औद्योगिक क्रांति पहले तो क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, परिभाषा लिखनी पड़ेगी। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति की पहले परिभाषा, ये एक ऐसा समय था जिसके अंतर्गत हाथ से बनाई हुई वस्तुओं का स्थान मशीनों, कारखानों और उद्योग धंधों ने ले लिया। हाथ से बनी हुई वस्तुओं का स्थान मशीनों, यंत्रों, कारखानों, उद्योग धंधों ने ले लिया। उसको बोलते थे औद्योगिक क्रांति। पहले हाथ से जो वस्तुएं बनाई जाती थी, इसके परिणाम स्वरूप व्यापार, उद्योग, यातायात के साधनों में जो परिवर्तन हुआ, उसको बोलते थे औद्योगिक क्रांति। अरे, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। कहां पर हुई थी औद्योगिक क्रांति? इंग्लैंड। मशीनों,
हाथों से बनाई हुई वस्तुओं का स्थान मशीनों, यंत्रों, उद्योगों और कारखानों ने ले लिया। इससे यातायात, उद्योग और कारखानों में जो परिवर्तन हुआ उसको बोलते थे औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। कहां पर हुई थी? इंग्लैंड के अंतर्गत सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसको याद कीजिएगा आप बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये था। और इस औद्योगिक क्रांति के कौन से कारण जिम्मेदार थे? औद्योगिक क्रांति के कौन से कारण जिम्मेदार थे? तो आइए कारण की बात करें। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण कौन से थे? चलिएगा, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण। पहला कारण था पुनर्जागरण व भौगोलिक खोज। पुनर्जागरण और के कारण देखो कई भौगोलिक खोज हुई, कई मार्गों की खोज हुई, जिसमें कई देश है वह एक दूसरे के संपर्क में आ गए। लोगों ने वस्तुओं का आयात निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे इन देशों के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, उत्पादन को बढ़ाने लगे और एक दूसरे उत्पादन बढ़ाने के लिए उनको कच्चे माल की आवश्यकता होनी। तो जैसे ही भौगोलिक खोज हुई तो लोगों के पे उत्पादन अधिक होना चाहिए, अधिक वस्तुओं की मांग करने लगे। तो इन अधिक वस्तुओं की मांग करने के बाद कारण जो ये वस्तुएं हैं वो हाथों से तो बन नहीं सकती, तो वो बाद में मशीनों और कारखानों में बनने लगी। ये औद्योगिक क्रांति का प्रमुख कारण था। दूसरी अगर औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण की बात करें, जनसंख्या में वृद्धि। जैसे ही यूरोप के अंतर्गत जनसंख्या के अंतर्गत वृद्धि हुई तो लोगों की जो दैनिक आवश्यकता की जो मांग है वो भी बढ़ने लगी। तो जैसे ही जनसंख्या में वृद्धि हुई तो हाथ से इतनी वस्तुओं को जल्दी तैयार नहीं किया जा सकता था। इसके बाद में मशीनों और यंत्रों के माध्यम से वस्तुओं को तैयार किया गया। इसको बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। चलिए, औद्योगिक क्रांति इसलिए हुई थी। प्रश्न पॉइंट, राष्ट्रीयता की भावना भी औद्योगिक क्रांति का प्रमुख कारण था। इस औद्योगिक क्रांति के कारण लोगों के मन में एक राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। वे अपने राष्ट्रीयता की उन्नति एवं जो शक्तिशाली बनाने में अपने अत्यधिक उत्पादन को बढ़ाने लगे। उनका कहना था कि हमारा राष्ट्र तभी सर्वशक्तिमान बन सकता है जब हम उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो ये भी औद्योगिक क्रांति का प्रमुख कारण था। चलो तीसरे बिंदु की अगर माने, रहन सहन के स्तर में वृद्धि। रहन सहन के स्तर में वृद्धि, ये भी औद्योगिक क्रांति का प्रमुख कारण था। रहन सहन के स्तर में वृद्धि औद्योगिक क्रांति का क्या था? प्रमुख कारण था। जैसे ही क्या हुआ कि बाद में लोगों की जीवन सुखी बनने लगा, लोगों के रहन सहन स्तर में परिवर्तन हुआ, लोग सुखी और संपन्न रूप से रहने लगे, यानी रहन सहन में उनमें वृद्धि हो गई, मतलब उनके रहने का तरीका चेंज हो गया। लोग विलासितापूर्ण वस्तुओं को खरीदने लगे और ऐसी विलासितापूर्ण वस्तुओं को खरीदने के लिए मशीनों और यंत्रों का आविष्कार हो गया और जिसके कारण औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। ये ध्यान रखना, रहन सहन में वृद्धि, देखो सुखी जीवन है, उनको आवश्यकता बढ़ने लगी, लोग विलासितापूर्ण वस्तुओं को खरीदने लगे। ऐसी वस्तुओं को तैयार करने के लिए ये वस्तुएं मशीनों और यंत्रों में तैयार की जाने लगी, जिसको बोलते थे ये, इसके कारण औद्योगिक क्रांति हुई। चलिएगा, अब इसके बाद में हम बात करें साम्राज्यवाद की भावना। साम्राज्यवाद की भावना 5 नंबर पर है। साम्राज्यवाद की भावना। लोग क्या करते थे? अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए साम्राज्यवाद की भावना अपनाने लगे। एक शक्तिशाली देश है वो कमजोर देश पर अपना आधिपत्य करने लगा और वहां से कच्चा माल खरीदने लगा और कच्चे माल से जो तैयार माल बनाकर वो वहां पर ही बेचने लगा, जिसके कारण इन यूरोप के देशों में एक दूसरे से साम्राज्य विस्तार की भावना उत्पन्न हुई और साम्राज्य विस्तार करने के लिए उपनिवेश वो स्थापित करने लगे। होड़ा होड़ी मच गई इसको। ये भी औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण थे। चलिए, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण और उसके औद्योगिक क्रांति के परिणाम कौन से निकले। औद्योगिक क्रांति के कौन से परिणाम निकले हैं? तो इस परिणाम की अगर हम बात करें तो एक तो है मजदूरों की दयनीय दशा।
मजदूरों की दयनीय दशा, मजदूरों की दयनीय दशा। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मजदूरों से अधिक काम करवाया जाता था और इसके बदले में उसको इतने पैसे प्राप्त नहीं होते थे। चलिए दूसरा बिंदु की बात करें तो वो है संयुक्त परिवार का विघटन। संयुक्त परिवार का विघटन, परिवार का विघटन। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो संयुक्त परिवार था, जैसे ही लोग नगरों की ओर गमन कर दिए, जिसके कारण संयुक्त परिवार वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, संयुक्त परिवार का विघटन हो गया। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो अगला जो बिंदु है वो है घरेलू उद्योग धंधों का विकास। घरेलू उद्योगों का विकास, घरेलू उद्योगों का विकास। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो घरेलू उद्योग धंधे थे, घरों पर जो वस्तुएं या बर्तन वगैरह तैयार की जाते थे, तो वो पूरी तरह से नष्ट हो गए और ये इन वस्तुओं का जो घर पर उद्योगों का जो स्थान है वो मशीनों और कारखानों ने ले लिया, तो इसका ये भी परिणाम था। और अगर बात करें अपन देखो घरेलू उद्योगों का, तो नए नगरों का विकास, नए नगरों का विकास। देखो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नए नगरों का विकास हुआ, लोग नगरों की ओर गमन करने लगे और वहां पर अपना व्यापार बढ़ाने लगे, तो ये भी है। अगले बिंदु की बात करें तो वो श्रमिक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन। जब देखो श्रमिक आंदोलन के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे कि जब क्या होता है कि ये जो पूंजीपति लोगों के द्वारा जब श्रमिकों के ऊपर अत्यधिक अत्याचार कर दिए, तो इन श्रमिकों ने एक संगठन बनाया और संगठन के माध्यम से उन्होंने उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जैसे सार्वत्रिक एक आंदोलन हुआ 1848 के अंतर्गत, तो उसमें उन्होंने श्रमिकों का आंदोलन प्रारंभ हुआ, यह भी इसका परिणाम था। और 6 नंबर पर बात करें औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, निवेशिक प्रतिस्पर्धा। ये भी देखो औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा क्या है, तो इसमें देखो औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में क्या है, यूरोप के कई देश हैं वो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा करने लगे, एक दूसरे से उत्पादन बढ़ाने लगे और अपने उपनिवेश बढ़ाने लगे, अपनी शक्ति को बढ़ाने। जैसे स्पेन है, फ्रांस है, स्पेन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ये सारी एक दूसरे की हुड़ाहुड़ी में अपनी उपनिवेश को अधिक से अधिक बढ़ाने लगे अपनी शक्ति में विकास करने के लिए। तो उपनिवेश एक शक्तिशाली देश का अपने से निर्बल और कमजोर देश पर सैनिक व आर्थिक दृष्टि से जब उसके ऊपर अधिकार किया जाता है तो उसका उपनिवेश देश कहलाता है। चलिए यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण और उसके परिणाम। अब हम देखो उसके कारण और परिणाम के बारे में हमने वर्णन किया। इंग्लैंड की 1628 में गौरवपूर्ण क्रांति पर एक निबंध लिखी है। देखो इंग्लैंड में एक जो क्रांति हुई थी 1688 के अंतर्गत, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। इंग्लैंड का एक शासक था, वो बड़ा तानाशाही निरंकुश था, जिसका नाम था जेम्स द्वितीय। जनता उससे बहुत परेशान थी और उन्होंने उसके स्थान पर उसके जमाई, यानी जो इसको बोलते थे उसके दामाद को वहां का बना दिया, शासक बना दिया। तो उसको शासक बना दिया। तो इसको जब ये क्रांति हुई थी उसमें किसी प्रकार का कोई रक्तपात नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी, इसलिए इस क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। ऐसी क्रांति जिसमें किसी भी प्रकार का रक्तपात नहीं हुआ हो, शांतिपूर्ण तरीके से क्रांति हुई, इसको बोलते थे गौरवपूर्ण क्रांति। क्या बोलते थे? गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। चलिएगा इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की अगर हम बात करें तो वो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कैसी थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 1688 की बात है। देखो तो उसमें क्या होता है कि उसका राजा विलियम, देखो इसमें गौरवपूर्ण क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ, इंग्लैंड का एक राजा था जेम्स द्वितीय, जिससे जनता उससे बहुत नाराज थी, निरंकुश शासक था, तानाशाही शासक था। तो उसने वहां से इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय को भगाया गया, उसके स्थान पर उसके जमाई विलियम्स ऑफ जेम्स ऑरेंज को वहां का शासक बना दिया गया इंग्लैंड का। यह बात है 1688 की।
तो ये एक ऐसी क्रांति थी जिसमें किसी भी प्रकार का रक्तपात नहीं हुआ, खून खराबा नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, इसलिए उसको गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। ये गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। इसके कारण था कैथोलिक धर्म को प्रोत्साहन। इसका कारण कौन से थे? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के कौन से कारण थे? तो आप कारण में लिखेंगे कैथोलिक धर्म को प्रोत्साहन, धर्म को प्रोत्साहन, कैथोलिक धर्म को प्रोत्साहन, ध्यान रखना ये कैथोलिक धर्म को। ये जो इंग्लैंड का जो शासक था वो जेम्स द्वितीय है, वे कैथोलिक धर्म का था। उसने उस समय जो संसद के द्वारा जो भी कानून और नियम बनाता था उसको पूरी तरह से वो रद्द कर देता था, जिसके कारण संसद भाग, इंग्लैंड की संसद और इस राजा के मध्य संघर्ष होता रहता था। क्या रहता था? संघर्ष होता रहता था, जिसके कारण इस इंग्लैंड के अंतर्गत क्या हो गई थी? गौरवपूर्ण क्रांति हुई। चलो दूसरा, स्थायी सेना में वृद्धि। स्थायी सेना में वृद्धि, स्थायी सेना में वृद्धि। इंग्लैंड की जो सम्राट तानाशाही निरंकुश व्यक्ति था, जिसने अपनी सेना में 30,000 की जो स्थायी सेना रखी, जिसके कारण इंग्लैंड की जनता उससे नाराज थी। और ये जो सेना थी वो इंग्लैंड की राजधानी लंदन के अंतर्गत रहती थी, जिसके कारण जो यहाँ की जनता है वो उससे बहुत अधिक भयभीत थी। कई बार उसने उनको कहा कि सेना को समाप्त कर दे, लेकिन वो उसको बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण इंग्लैंड के अंतर्गत एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। ये भी कारण था। तीसरा, अगर हम कारण की अगर हम बात करें तो वो कारण था फ्रांस से घनिष्ठ मित्रता। फ्रांस से घनिष्ठ मित्रता, यहां लिख देता हूं। तीसरा बिंदु है फ्रांस से घनिष्ठ मित्रता। फ्रांस से घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ मित्रता। देखो, इंग्लैंड का जो शासक था वो जेम्स द्वितीय था, उसके फ्रांस के शासक लुई 16वें से घनिष्ठ मित्रता थी, जो इंग्लैंड की जनता को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए इंग्लैंड की जनता ने उनका विरोध कर दिया, जिसके कारण इंग्लैंड के अंदर क्रांति हुई थी। अगर हम अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो जो हमारा जो अगला बिंदु है वैधानिक सरकार, देखो अगला बिंदु है वो है असाधारण न्यायालय की स्थापना। साधारण न्यायालय की स्थापना, न्यायालय की स्थापना। देखो, जेम्स द्वितीय के द्वारा एक न्यायालय एक ऐसा बनाया था, असाधारण न्यायालय बनाया, जिसने उसने खुद के न्यायाधीश को रखा जाता था। वो न्यायाधीश के द्वारा जो निर्दोष लोग होते थे उनको भी, कई लोगों को मृत्युदंड दी गई, कई लोगों को देश निकाला भी दिया गया। 850 लोगों को देश निकाला दिया गया था और 315 लोगों को मृत्युदंड दिया गया, जिसके कारण जनता नाराज थी, इसलिए उन्होंने क्रांति की थी। चलिए, साधारण न्यायालय की स्थापना। परीक्षा नियम रद्द करने, परीक्षा नियम को रद्द करना, परीक्षा नियम को रद्द करना, नियम को रद्द करना। यह भी देखो, इंग्लैंड का जो शासक था वो जेम्स द्वितीय था। कौन था? जेम्स द्वितीय था। उसने क्या कर दिया कि संसद के द्वारा कोई परीक्षा नियम लागू कर दिया, जिसके अंतर्गत जो योग्य और अनुभवी व्यक्ति होते थे, जिनको ही अधिकारी और कर्मचारी के पद पर रखा जाता था, लेकिन उन्होंने इस परीक्षा नियम को रद्द करते हुए केवल कैथोलिक धर्म के लोगों को ही ऊंचे पद पर रखा, जिसके कारण जनता नाराज हो गई और इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। इंग्लैंड की क्या हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति। चलिए, उस क्रांति के कौन से परिणाम निकले थे? इस इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के और भी कौन से परिणाम निकले, तो इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे कि कौन से परिणाम निकले थे। लोकमत की विजय, पहला था लोकमत की विजय। लोकमत की विजय। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के कारण क्या हुआ कि निरंकुश तानाशाही शासन समाप्त हुआ, एक लोकमत की विजय हो गई। क्या हो गई? इसके बाद में क्या हुआ कि राजा के द्वारा जो, जैसे संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे, उस कानून को राजा को मानना बड़ा आवश्यक था, और राजा के द्वारा बनाए गए सारे कानून को रद्द कर दिया और संसद सर्वोपरि हो गई, और राजा का चुनाव भी अब जनता के द्वारा होने लगा, इसलिए उसको बोलते हैं लोकमत की विजय। दूसरे अगर हम बात करें तो वैधानिक सरकार की स्थापना। वैधानिक सरकार की स्थापना हुई।
वैधानिक सरकार की स्थापना हुई। पहले क्या होता था कि जो कानून वगैरह जो बनाए जाते थे वो राजा महाराजा के द्वारा बनाए जाते थे, एक राजतंत्रात्मक रूप से एक शासन मान सकते हैं। लेकिन इसके बाद में इस जेम्स द्वितीय के शासन को समाप्त कर एक वैधानिक सरकार बनी गई। उनके द्वारा जो नियम और कानून बनाए जाते थे वो राजा को भी मानने पड़ते थे, नहीं मानने पर उनको दंडित किया जाता था। तीसरा अगर हम बिंदु की बात करें तो वो था धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, देखो इंग्लैंड की क्रांति के कारण लोगों के मध्य एक धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब लोग चाहे वो कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसकी पूजा पद्धति को अपना सकता है। तो पूरी छूट मिल गई, इसको बोलते थे धार्मिक स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, देखो जेम्स द्वितीय के समय जो प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति होने के बाद में प्रेस की स्वतंत्र एक नियम, एक कानून पारित किया गया, लाइसेंस नियम पारित किया गया 1695 के समथिंग। इसमें उन्होंने कहा प्रेस की स्वतंत्रता मिल गई, पुस्तकें और समाचार पत्र आदि छपने लगे। तो ये भी और गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम निकले। देखो तो ये जो हमारे जो बहुत सारे ये गौरवपूर्ण क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये मायने रखती हैं। देखो यहाँ पर जो तीसरा जो हमारा जो प्रश्न लिखा हुआ है, देखो बहुत समय बहुत कम है, अपन परीक्षा में भी उसको ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर मैं कम से कम 20 प्रश्न आपको लिखाऊंगा। अभी यहाँ पर मैंने 10 प्रश्न हैं तो मैं एक बार प्रश्न ही लिख देता हूँ पहले। जो 6 नंबर पर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति क्या थी और इसके कौन से कारण और परिणाम जिम्मेदार थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करें। पुनर्जागरण कला साहित्य विज्ञान में उसकी क्या प्रगति हुई, इसको भी अधिक समय तक पढ़े क्योंकि हमारे पास इतना समय बहुत कम है। रूस की बोल्शेविक क्रांति के कारणों की व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेपोलियन बोनापार्ट एक महान सेनानायक था, उसको भी स्पष्ट कीजिए। इसको आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। चलिएगा मैं और भी प्रश्न एक बार लिख देता हूं ताकि आप अगर अंतिम समय तक बने नहीं रहे तो ये प्रश्न का लाभ आपको मिल सके। चलिएगा, जर्मनी में नाजीवाद के उदय की परिस्थिति का विवेचन कीजिए। 11 नंबर पर जो प्रश्न है आप लिखेंगे जर्मनी में नाजीवाद के उदय की परिस्थितियों का विवेचन कीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विवेचन कीजिए। प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा तो इसको भी अच्छी तरह से याद कीजिएगा। 12 नंबर पर प्रश्न है, इटली में फांसीवाद के उदय के कारणों का, इटली में फांसीवाद के उदय के कारणों की समीक्षा कीजिए। कारणों की समीक्षा कीजिए, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा में इन दोनों में से जरूर प्रश्न परीक्षा में आएगा, वह पूरी गारंटी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपका प्रश्न अगली बार आया है कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय की परिस्थितियां, तो इस बार इटली में फांसीवाद के उदय के कारण आएगा। अगर ये इस बार आया है तो ये आएगा। तो ये दोनों में से प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा, उसको जरूर याद करके जाइएगा, ध्यान रखना। 13 नंबर पे जो हमारा जो प्रश्न है वो है मुसोलिन कौन था? मुसोलिन की विदेश नीति, मुसोलिन की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए और क्या वह द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था
इसको भी इंपॉर्टेंट प्रश्न में गिना जाएगा। मुसोलिनी की विदेश नीति का प्रशिक्षण कीजिए। क्या यह द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें धुरी राष्ट्र हैं, तो देखो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के मध्य जो ये युद्ध लड़ा गया था, क्या ये इसके लिए ये उत्तरदायी था या नहीं? तो इसके भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा। लिखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 14 नंबर का जो हमारा जो प्रश्न है, एक बार मैं आपको सारा लिखवा देता हूं, नोट जरूर कीजिएगा, यहां से प्रश्न पूरा मिलेगा, पूरी गारंटी है, क्योंकि समय बहुत कम है। द्वितीय विश्व युद्ध का आकस्मिक कारण क्या था? इसके परिणाम बताइए, इसके परिणाम बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध का आकस्मिक कारण क्या था? इसके परिणाम बताइए। अगला लिखेंगे प्रश्न नंबर 15 पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन पर एक निबंध लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ये प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। 15 नंबर की जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन, अगर अगली बार ये प्रश्न परीक्षा में नहीं आया है तो इस बार उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़कर जाना है। ये प्रश्न जरूर अपनी अहम भूमिका अदा करेगा, ध्यान रखना। अगर नहीं आया है तो यहां से प्रश्न दोनों में से एक पक्का है। एक प्रश्न आएगा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण या परिणाम, या फिर आएगा प्रथम विश्व युद्ध के कारण या परिणाम। अगर इस बार द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिणाम आया है तो मतलब अगली साल आया है, तो इस बार आएगा प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम, तो आप इसको देखिएगा जरूर। दूसरा अगर हम बात करें जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 पर अगर हम बात करें तो वो है जर्मनी में नाजी का द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण एवं प्रथम विश्व युद्ध के कारण एवं परिणामों का, प्रथम विश्व युद्ध के कारण एवं परिणामों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध के कौन से कारण और परिणाम जिम्मेदार थे उसका विश्लेषण कीजिए। अगला जो हमारा जो प्रश्न है 17 नंबर पे जो हमारा जो प्रश्न है, बिस्मार्क की रक्त एवं लोहे नीति का ब्यौरा दीजिए। बिस्मार्क की रक्त व लोहे की नीति का एक ब्यौरा दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिस्मार्क कौन था? इसने रक्त और लोहे की नीति अपनाते हुए, उसका रक्त एवं लोहे की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क। ये 2 नंबर में अगर प्रश्न ऐसा आता है तो आप इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। तीसरा लिखना है कि आपको नाजीवाद फांसीवाद है, इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों पर लिखिए, चरणों को लिखिए। इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को, विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।
इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। अगर प्रश्न परीक्षा में अगली बार जर्मनी का एकीकरण आया है तो इस बार इटली का एकीकरण आएगा। अगर इटली का एकीकरण आया है तो इस बार जर्मनी का एकीकरण आएगा। ये प्रश्न परीक्षा में फिक्स है, इसको भी अपना फिक्स करके जाए। एक तो नाजीवाद, फासीवाद, एक इटली का एकीकरण या जर्मनी के एकीकरण में, ये अपना फिक्स करके ही जाए, प्रश्न परीक्षा में पक्का ही है। दूसरा अगर हम बात करें, जो 19 नंबर पर हमारा जो प्रश्न है वो है राष्ट्रसंघ के जन्म उद्देश्य, राष्ट्रसंघ के जन्म उद्देश्य तथा उपलब्धियों, राष्ट्रसंघ के जन्म उद्देश्य तथा उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, इसको नोट जरूर कीजिएगा अपनी नोटबुक में, पक्का प्रश्न मिलेगा। 20 नंबर जो प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का विस्तार से मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन कीजिए। ये जो मैंने 20 प्रश्न बताए हैं, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में अपनी अहम भूमिका जरूर अदा करेंगे। आपको उसको एक एक से पढ़ना है, इसके मुख्य बिंदु को ब्लैक पेन से अंकित करना है, और आप जब भी प्रश्न लिखे तो उसका सबसे पहले परिचय जरूर दीजिए कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है तो द्वितीय विश्व युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, कब लड़ा गया, उसका परिचय लिखने के बाद उसके जितने भी मुख्य बिंदु हैं वो पहले पेज के ऊपर ही दर्शा दे, ताकि आगे वाला जब भी उसकी कॉपी को देखे तो आपको उसको लगे कि उसने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। यह प्रश्न जरूर परीक्षा में आएगा। एक बार पढ़ता हूं, जर्मनी में नाजीवाद के उदय की परिस्थितियों का वर्णन करो। जर्मनी में कैसे नाजीवाद का उदय हुआ, यह प्रश्न याद करके। इटली में फांसीवाद के उदय के कारणों की समीक्षा कीजिए। दोनों में से प्रश्न पक्के हैं, 100% है। मुसोलिन की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए। क्या वह द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था? क्या मुसोलिन था वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कहां तक अपना उत्तरदायी था? इसको भी याद कीजिएगा। यह प्रश्न परीक्षा में पक्का है। द्वितीय विश्व युद्ध का आकस्मिक कारण क्या था, इसके कौन से परिणाम हैं, बताइए। 15 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन पर निबंध लिखिए। अगर यह प्रश्न परीक्षा में अगली बार नहीं आए तो इस बार यह आएगा। प्रथम विश्व युद्ध का कारण एवं परिणामों का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। बिस्मार्क की रक्त एवं लोहे की नीति पर एक ब्यौरा दीजिए। इटली के एकीकरण में विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। ये जर्मनी का एकीकरण है, यहाँ ध्यान रखना, प्रश्न चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत इसको, इटली में जैसे आप गैरीबाल्टी का नाम आए तो आप कहेंगे ये प्रश्न सर परीक्षा में आया ही नहीं, आपने तो बताया था। चेंज हो सकता है उसमें, तो आप उसको घबराने की जरूरत नहीं, आपको वही लिखना है जो आप याद करके गए हैं। आपको केवल खाली नहीं छोड़ना है पेज को। इटली के एकीकरण में विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रसंघ के जन्म, उद्देश्य एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का विस्तार से मूल्यांकन कीजिए। तो ये हमारे जो इतने प्रश्न थे, समय का अभाव है तो मैंने सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से बताए हैं। आप अच्छी तरह से पढ़ के जाए। हमारी शुभकामना आपके साथ में है। मैं मां शारदे से यही कामना करूंगा कि मेरे द्वारा जो भी प्रश्न बताए गए हैं वो मेरे प्रश्न परीक्षा के अंदर आ जाए और मेरे बच्चों के जो भी पढ़ा हुआ है वो काम आ जाए। चलिएगा, अब मैं अंतिम रूप से विदा लेने से पहले एक मोटिवेशन कोड आपको जरूर देकर जाऊंगा कि इंसान चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। अरे इंसान चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है, इन टूटे हुए झोपड़ों को महलों में बदल सकता है। अगर आप भी यूनिवर्सिटी टॉप करना चाहते हो, आप भी अपने कॉलेज को टॉप करना चाहते हो, तो आपको इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा परीक्षा के अंदर। धन्यवाद।